एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 में होने वाले एग्जाम्स के लिए एक टॉपिक जो कि है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के ऊपर। तो आज हम सीखने वाले हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है। बेसिकली अकाउंटिंग के बारे में हम जानने वाले हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ये हमारे यूजीसी नेट सिलेबस जो कॉमर्स का सिलेबस है उसकी यूनिट नंबर 2 का टॉपिक है। तो आज हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हमारे फादर कौन है अकाउंटिंग के। अगर हम बात करें फादर ऑफ अकाउंटिंग, तो फादर ऑफ अकाउंटिंग जो कि पूरे वर्ल्ड के जो है वो कौन है? लूका पैसियोली। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपसे पूछ सकते हैं। ल्यूका पैसियोली, ल्यूका पैसियोली है, ठीक है। और इनका बर्थ कब हुआ था? 1446 में बर्थ हुआ था। कहाँ पे? इटली में। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। 1446 में बर्थ हुआ था और ये माना जाता है कि ये कहा जाता है कि इनकी डेथ 1517 में हो गई थी। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के कौन है? इंडिया का फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन कहा जाता है, किनको कहा जाता है और कौन लेके आया था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इंडिया में? श्री कल्याण सुब्रमण्यम अय्यर लेके आए थे। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कौन लेके आए थे? श्री कल्याण सुब्रमण्यम अय्यर, ये लेके आए थे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इन इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि ल्यूका पैसियोली इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग, पूरे वर्ल्ड के फादर ऑफ अकाउंटिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे पहले एक बुक लेके आए थे, डबल एंट्री अकाउंटिंग के ऊपर एक बुक लेके आए थे। वहीं से अकाउंटिंग का पूरा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले जानते हैं अकाउंटिंग होता क्या है। बेसिकली अकाउंटिंग करने की हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है। चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में इन डेप्थ स्टडी करते हैं। बात करते हैं अकाउंटिंग की। देखो, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, किसी भी, अगर हम बिजनेस की बात करें, अगर हम किसी भी बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में क्या होता है? पैसा बिजनेस के अंदर भी आता है, बिजनेस में पैसा आता भी है और बिजनेस से पैसा जाता भी है। अगर बिजनेस के पैसा अंदर आ रहा है तो उसे कहा जाता है इनफ्लो, इनफ्लो ऑफ कैश, कि बिजनेस में पैसा आ रहा है। और बिजनेस से पैसा जा रहा है बाहर तो उसे कहा जाता है आउटफ्लो, आउटफ्लो ऑफ कैश। तो क्या कुछ रीजंस आप हमें बता सकते हैं कि इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश के वजह क्या होती है? बिजनेस में जो पैसा आता है किस वजह से आता है? बिजनेस में अगर इनफ्लो हो रहा है कैश का, तो क्या क्या वजह हो सकती है कि इनफ्लो ऑफ कैश हो बिजनेस में? अगर कोई भी सामान बेचेंगे, सेल्स करेंगे, तो बिजनेस में क्या होगा? इनफ्लो, पैसा आएगा। सामान बेचने पे क्या हुआ? पैसा आया। सेल्स वर्ड कब यूज करते हैं हम? स्टॉक के लिए। जो बिजनेस जिस चीज में डील कर रहा है अगर वो बेचेगा तो उसे सेल्स कहा जाता है। मान लो बिजनेस ने कोई भी अपनी एसेट बेचे, सेल ऑफ एसेट अगर करा, कोई भी एसेट है उनके पास, एसेट क्या हुआ? जैसे मान लो फर्नीचर एक एसेट है उनके लिए, कोई व्हीकल अगर बिजनेस में है तो वो एसेट है, मशीनरी एसेट है, अगर वो बेचा तो पैसा बिजनेस में आया तो वो इनफ्लो हो गया। तो इसी तरीके से अगर कोई स्क्रैप मटेरियल बेचा, जैसे कुछ कबाड़ रह जाते हैं, हम लोग के घर में भी कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह एक्स्ट्रा होते हैं, तो ऐसे बिजनेस में भी कुछ स्क्रैप मटेरियल होते हैं, अगर वो बेचते हैं तो भी बिजनेस में क्या होगा? पैसा आएगा। तो जिस वजह से बिजनेस में पैसा आ रहा है उसको क्या कहा जाता है? इनफ्लो। आउटफ्लो की अगर हम बात करें कि बिजनेस से पैसा बाहर गया, अगर कोई भी खर्चे करे हैं, खर्चे को क्या कहा जाता है? एक्सपेंसेस इंकर करे हैं। बिजली का बिल पे करा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वाटर एक्सपेंस करा है, कोई भी रिपेयर करवाया है, किसी भी चीज़ का रिपेयर करवाया है, तो पैसा गया बिजनेस से, तो ये हो गया आउटफ्लो ऑफ कैश। कोई भी सामान अगर परचेज करा है, खरीदा है बिजनेस में, तो उसकी वजह से भी क्या होगा? पैसा बिजनेस से जाएगा, तो ये आउटफ्लो हो गया। तो बेसिकली होता क्या है, बिजनेस में जितने भी ये चीज़ इनफ्लो और आउटफ्लो हो रही है, ये बेसिकली बिजनेस के क्या हो गए? अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो ये बिजनेस के लिए क्या कहलाए जाते हैं? ये कहा जाता है ट्रांजैक्शंस। क्या कहा जाता है? ट्रांजैक्शंस। तो सबसे पहली चीज़ ये देखनी होती है कि जो भी बिजनेस में जिस भी वजह से पैसा आ रहा है या जा रहा है, क्या वो मनी के कंटेक्स्ट में है या नहीं है। अगर वो मनी के कंटेक्स्ट में होगा तो वो रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज रिकॉर्डेड। उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो चीज़ मनी के कंटेक्स्ट में होना चाहिए, मॉनेटरी कंटेक्स्ट, जिसको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होता है? एनी ट्रांजैक्शन दैट इज इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है बिजनेस में देखना कि ट्रांजैक्शन जो है वो मनी के कंटेक्स्ट में है या नहीं है। अगर मनी के कंटेक्स्ट में है तो ही रिकॉर्ड होगी, अगर मनी के कंटेक्स्ट में नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं होगी। जैसे कि मनी के कंटेक्स्ट में एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, टर्नओवर। टर्नओवर किसको कहा जाता है? सेल्स का। किसी भी कंपनी का अगर हम टर्नओवर देखें तो दैट विल बी इन कंटेक्स्ट ऑफ मनी ओनली, तो वो हमेशा रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन अगर मैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की बात करूं, नॉन मॉनेटरी, तो वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। जैसे नॉन मॉनेटरी का कोई भी एक एग्जांपल अगर मैं लूँ कि अगर मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या है? हार्ड वर्किंग। वो बहुत ज़्यादा क्या है? हार्ड वर्किंग, मोटिवेटेड रहते हैं, तो क्या ये रिकॉर्ड किया जाएगा? नहीं, दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमें ट्रांजैक्शंस देखना होना चाहिए कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है या नॉन मॉनेटरी है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होंगे तो वो रिकॉर्ड होंगे, नॉन मॉनेटरी होंगे तो रिकॉर्ड नहीं होंगे। नेक्स्ट हमें क्या देखना होगा कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है तो रिकॉर्ड होंगे, और बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं होंगे। नेक्स्ट होता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम कि हमें देखना होता है जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की करते हैं। फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर तक 31 मार्च तक वो ख़त्म हो जाएगा। किसी भी 1 अप्रैल से शुरू होगा, जैसे मान लो 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ, ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2025 नेक्स्ट ईयर। तो ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग होती है। तो फाइनेंशियल ईयर में वो ट्रांजैक्शन आ रही है या नहीं आ रही है, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है। तो होता क्या है बेसिकली, अगर हम पूरे ईयर की बात करें तो पूरी ईयर अगर हम हमारा बिजनेस है तो बिजनेस में इतनी सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, तो क्या हमें ईयर एंड पे याद रहेगा कि हमने क्या क्या सामान बेचा, क्या खरीदा, कहाँ पे पैसा खर्च हुआ, कहाँ पे पैसा आया? तो ये हमें याद नहीं रहेगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को हमें क्या करना पड़ता है? रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? रिकॉर्ड करना। बिजनेस में कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको रिकॉर्ड करो। जितने भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस हो गए, फाइनेंशियल, उसको क्या करना पड़ता है? रिकॉर्ड। किस तरीके से रिकॉर्ड करो? जर्नल्स में। जर्नल्स में उसको रिकॉर्ड किया जाए। जितने भी ट्रांजैक्शन है सबसे पहले क्या होता है? जर्नल्स बनाते हैं। हम जर्नल्स भी आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो सबको रिकॉर्ड करो। ये जो रिकॉर्ड होता है ये क्या होता है? डेट वाइज ऑर्डर में होता है। डेट वाइज ऑर्डर में, डेट वाइज ऑर्डर को क्या कहा जाता है? क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस में क्या होता है? जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, सामान बेचा, खरीदा, खर्चे करे, रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो उन सबको क्या करो? रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड किस में किया जाता है? जर्नल्स में। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, उसको क्या करना पड़ता है? क्लासिफाई। क्लासिफाई क्लासिफाई किस में करो? लेजर्स में। जैसे कि मान लो बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, फर्नीचर की ट्रांजैक्शन, मशीनरी की, सेल्स की, फर्नीचर, सेल्स, मशीनरी, बैंक, तो क्या हुआ? उन सबको अलग अलग क्या करना पड़ेगा? क्लासिफाई। इस तरीके से आप अलग अलग अकाउंट्स बनाओगे। जैसे मान लो मशीनरी की बना लिया यहाँ पे, तो मशीनरी के जितने भी ट्रांजैक्शन है इसमें रिकॉर्ड करो, फर्नीचर के इसमें करो, कैश के ट्रांजैक्शन है वो यहाँ करो, सबको अलग अलग क्लासीफाई कर दिया, मतलब अलग अलग लेजर्स के फॉर्म में बना दिया। एक पर्टिकुलर टाइप की चीज़ें एक ही जगह पे जाएगी। मशीनरी की सारी चीज़ें यहाँ रिकॉर्ड होंगी, फर्नीचर की सारी यहाँ पे, कैश की सारी यहाँ पे। तो ये बेसिकली क्या हो गए? लेजर्स हो गए। इसके बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। इसके बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। ये धीरे धीरे टर्म्स आप लोगों को समझ में आएंगे जो हम आगे करेंगे। तो इसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। बेसिकली क्या होता है? देखते हैं डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। और उसके बाद बनते हैं सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलता है? ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली दो चीज़ बताता है। या तो ट्रेडिंग में आपको क्या बताएगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रॉस लॉस निकलेगा। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट रेवेन्यूज होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं।
पीएल अकाउंट क्यों बनाते हैं? या तो हमें पता करना होता है नेट प्रॉफिट निकलेगा, या तो फिर नेक्स्ट होता है नेट लॉस। तो पीएल अकाउंट हमें ये बताता है नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। इसके अलावा बनता है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बताती है कि एसेट्स कितने हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास, कौन कौन से एसेट्स हैं और कौन कौन सी लाइबिलिटीज है। ठीक है, एसेट्स कौन कौन से और लाइबिलिटीज कौन से। एसेट्स जैसे हो गए हमारे पास, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, जो कि फायदे देती है चीज़ें, तो वो एसेट्स हो गए। लाइबिलिटी मतलब किसी से लोन लिया हुआ है, शेयर कैपिटल कितनी है, डिबेंचर्स हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, किसी से उधारी सामान लिया हुआ है, तो वो सब लाइबिलिटी का पार्ट हो गया। तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, एक अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। इन सब का रिकॉर्ड क्या होता है, अकाउंटिंग। तो एक बार हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आइए अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बारी। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। अभी हम रिकॉर्ड करना हमने सीखा है, किसमें होता है, जर्नल्स में। क्लासिफाई किसमें हो गया, लेजर्स में। समराइज, समरी बनाते हैं। एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये भी हमने पढ़ा, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंस से रिलेटेड होनी चाहिए। टू प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन, क्या किस लिए होता है, ताकि हम यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, किस लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। अब ये जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है किसको प्रोवाइड की जाती है, यूजर्स। ये भी हम पढ़ेंगे कौन कौन यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। अकाउंटिंग क्यों करी जाती है, रिकॉर्ड करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, समराइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए। कौन से ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ताकि यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की सके किसको, डिसीजन मेकिंग के लिए। यूजफुल इन्फॉर्मेशन किसको देते हैं, यूजर्स को। अभी हम यूजर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इट इन्वॉल्व सिस्टमैटिक ट्रैकिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज सच एज इनकम, कहीं से पैसा जनरेट हो रहा है वो इनकम हो गया, खर्चा करा उसे एक्सपेंस कहते हैं। एसेट्स, जैसे अभी बताया, दो तरह के एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म के लिए और फिक्स्ड एसेट्स। जैसे लैंड और बिल्डिंग आप लोगों के लिए हो गए, मशीनरी हो गई, आपके फिक्स्ड एसेट्स हो गए, जो आपको मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट देते हैं, वो फिक्स्ड एसेट्स। जो फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में कैश हो गया, तो आपके करंट एसेट्स हो गए। लाइबिलिटीज, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी हमने पढ़ा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं। इनकम स्टेटमेंट हो गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है जो कि बताता है क्या, कितना कैश बिजनेस में आया और कितना कैश बिजनेस से गया। एक आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट करता है कि आपकी पोजीशन कैसी है बिजनेस की। ये जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं पढ़ रहे हैं। कि बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो डिपिक्ट करते हैं कि कैसी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए क्या था, अकाउंटिंग के बारे में पता करना। अकाउंटिंग, फादर ऑफ अकाउंटिंग, जो फादर ऑफ वर्ल्ड अकाउंटिंग वो कौन है, ल्यूका पैसिओली। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। और अगर इंडिया की हम बात करें तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था, श्री कल्याण सुब्रमण्यम अय्यर। ये आपको याद करने एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। तो ये तो हुई अकाउंटिंग। अब आते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट कंपनीज मस्ट फॉलो। तो कौन कौन से रूल्स और गाइडलाइंस कंपनी को फॉलो करने होते हैं व्हेन रिपोर्टिंग फाइनेंशियल डेटा। जब आप अपने फाइनेंशियल डेटा को रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो कौन से रूल्स, कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करने पड़ते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताते हैं हमें। These principles ensure consistency, transparency और comparability of in financial statements। तो चलिए आइए पहले इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हो गए, सबसे पहले तो हो गए रूल्स। रूल्स क्या हुए, रूल्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आपके लिए रूल होता है कि आप टाइमली जाएंगे, टाइम के पंक्चुअल होना चाहिए। अगर 8 बजे का स्कूल है तो 8 बजे तक आप पहुंच जाए, उससे लेट ना आए। दूसरा रूल क्या हो गया, आपको जो स्कूल में जाना है वो यूनिफॉर्म पहन के जाना है, तो यूनिफॉर्म के बिना आप लोग नहीं जा सकते। तो बेसिकली ये क्या हो गया, एक तरीके से रूल्स। इसी तरीके से जो आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उसके भी कुछ क्या होते हैं, रूल्स। उसके भी कुछ क्या होते हैं, रूल्स, जिनको फॉलो करना मैंडेटरी है। जिनको फॉलो करना मैंडेटरी किस लिए, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए उन रूल्स को फॉलो करना मैंडेटरी है। और वो रूल्स कौन बताता है, ये। तो ये रूल्स हमें बताते हैं बेसिकली किस तरीके के रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। ये सब चीज़ें हमें बताते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें बताते हैं, जैसे कि जो भी आपका डेटा होगा या जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी, जो डेटा है या जो इंफॉर्मेशन है,
इन चीज़ों को आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे, हाउ टू रिकॉर्ड, ये कौन बताते हैं, यही बताते हैं। कैसे रिकॉर्ड करें, उनको प्रेजेंट कैसे करें, कहाँ पे रिकॉर्ड करें, पहले तो रिकॉर्ड क्या चीज़ करनी है वो भी वही बताते हैं, और किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, क्या मेथड होगा, कैसे प्रेजेंट करना है वो भी यही बताते हैं। किस तरीके से आप उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, वो भी आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही बताते हैं। ये सब चीज़ें कौन बताता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनेंशियल डेटा को मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए और क्लासिफाई करने के लिए। जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो इन्हीं के बिहाफ पे बनते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी तो इन्हीं के बिहाफ पे बनाएगी। ये फॉलो करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको देखनी होती है कंसिस्टेंसी, कि सबके जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेम है या नहीं है, हर कंपनी के जो प्रिंसिपल्स हैं क्या वो सेम है या नहीं है। अगर सेम है तभी वो चीज़ें इजीली कंपेयर हो सकती हैं, कंपैरिजन आप कर पाओगे। एक कंपनी की अगर आप कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करना होगा तो तभी कंपेयर कर पाओगे अगर चीज़ें जो प्रिंसिपल्स हैं वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही हैं रेगुलर बेसिस पे। ट्रांसपेरेंसी है, कोई भी एरर और फ्रॉड नहीं करा तो ये आप अप्लाई कर पाएंगे, वरना अप्लाई नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो एक तो हो गया गैप। गैप की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो ये गैप की फुल फॉर्म है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है। गैप रेफर्स टू सेट ऑफ रूल्स, कन्वेंशंस, स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स दैट अकाउंटेंट्स फॉलो टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बेसिकली क्या हो गया, रूल्स हो गए, कन्वेंशंस हो गए, स्टैंडर्ड्स हो गए और प्रिंसिपल्स हो गए जो अकाउंटेंट फॉलो करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त। द प्रिंसिपल्स आर सेट बाय प्रोफेशनल बॉडीज। इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं कौन सेट करता है, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ये याद रखना पड़ेगा। FASB की फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये कहाँ पे है, US में। एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये दो हैं, IASB और FASB। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये बनाते हैं। दूसरी क्या है, IFRS। इसकी भी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। IFRS इज अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय IASB। IASB की फुल फॉर्म ये गिवन है आपको। इट इज़ यूज्ड इन मेनी कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, स्पेशली इन कंपनीज दैट आर पब्लिकली ट्रेडेड। तो आपको बेसिकली इन दो में इतना डिटेल नहीं, बट आपको ये इनकी जो है शॉर्ट फॉर्म्स और कहाँ से ये मतलब कौन बनाता है ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे गैप की फुल फॉर्म क्या होगी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। IFRS की क्या होगी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और यहाँ पे IASB की फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स। और FASB फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो ये सब पता होना चाहिए आपको। चलिए आते हैं अब अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पे। कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स भी हैं जो कि अब पढ़ते हैं आप लोग। Accounting concepts. Accounting concepts are basic assumptions or conditions that underlie the preparation of financial statements. ये कुछ बेसिक क्या होगी, assumptions हो गई और conditions हो गई जो क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं आपके financial statements को। These concepts guide accountant in presenting a true and fair view in company's health. देखो हम यहाँ पे जो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, 3 बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। एक है गोइंग कंसर्न, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या हुआ, हम ये मान के चलते हैं जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगा, कंटिन्यू रहेगा फॉर n नंबर ऑफ इनफिनाइट टाइम पीरियड के लिए, n नंबर ऑफ टाइम पीरियड के लिए। हम ये नहीं मान के चलते कि जल्दी बंद होने वाला। अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम यही मान के स्टार्ट करते हैं कि वो बिजनेस कभी लिक्विडेट नहीं होगा और चलता रहेगा और अच्छा चलेगा। तो ये अजम्पशन होती है। तो हम अकाउंटिंग भी उसी पर्सपेक्टिव में करते हैं। तो ये जो अजम्पशन होती है, हम अकाउंटिंग भी उसी पर्सपेक्टिव को लेके करते हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। हम इसको गोइंग कंसर्न अगर कभी डिफीट हो रहा होता है, अगर हमें लगता है गोइंग कंसर्न कभी क्या हो रहा है, डिफीट हो रहा है, जैसे कि मान लो बैक टू बैक अगर लॉस हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, वो अपने लोन्स को पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी इंटरेस्ट लगा जा रहा है, लोन्स पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, कंपनी मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कंपनी बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे आ गई है, बिल्कुल लिक्विडेट होने के कगार पे आ गई है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप
गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को वहाँ पे शो करोगे बिजनेस में, तब आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तब आपको शो करना पड़ेगा कि दिस बिजनेस इज अबाउट टू लिक्विडेट। और इसमें तब आप करोगे जब हैम्पर हो रहा होगा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, वरना आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं है कि आर ऑर्गेनाइजेशन विल बी गोइंग ऑन फॉर एवर एंड एवर, हर साल लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हैम्पर हो रहा है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जब आपको लग रहा है कि बिजनेस बंद होने वाला है, तब आपको शो करना पड़ेगा। तो उस केस में करते क्या है, जो भी एसेट्स होते हैं आप उसको ओरिजिनल वैल्यू, इसमें हमेशा करते क्या है, एसेट्स को आप किस पे रिकॉर्ड करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू पे। लेकिन जब लिक्विडेट हो रहा है तो हैंड टू हैंड आप देखेंगे लिक्विडेट किस अमाउंट पे हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग। तो बेसिकली की अकाउंटिंग कंसेप्ट हमारा क्या कह रहा है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कह रहा है, हम ये मान के चलेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारी चलती रहेगी, बंद नहीं होने वाली है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट मतलब जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, सामान बेच रहे हो, खरीद रहे हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको रिकॉर्ड करो। क्या करो, उसको रिकॉर्ड करो। कब रिकॉर्ड करो, चाहे आपको कैश मिला है या नहीं मिला है, कैश मिला है या ट्रांजैक्ट वो ड्यू हो चुका है, विच एवर इज अर्लियर, उसको रिकॉर्ड करो ट्रांजैक्शन को। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक बिजनेस है एक्स लिमिटेड, उसने 1 अगस्त को सामान बेचा था 10,000 रुपीज़ का। उसने सामान बेचा लेकिन वो क्रेडिट पे। उस पर्सन ने जो पैसे दिए वो 10th को दिए। जो 10,000 रुपीज़ थे वो कैश कब दिया, 10th को। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कब रिकॉर्ड करे, अक्रूवल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस तब रिकॉर्ड करे जब वो ट्रांजैक्शन हो चुकी है, वेदर इट इज ड्यू। सामान तो दे दिया ना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज़ ड्यू तो हो गई, चाहे रिसीव बाद में आई। तो ड्यू या रिसीव, विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्ली है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको आप रिकॉर्ड कर दो। तो फर्स्ट कोई वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जानी चाहिए थी। तो ये होता है अक्रूवल कंसेप्ट। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है, वंस एन अकाउंटिंग मेथड इज चूजन इट शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। जब आप एक अकाउंटिंग मेथड चूज कर लेते हैं तो उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करें। मतलब जैसे कि एक मेथड है, अगर डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूँ, एसेट की वैल्यू गिरती है, 2 मेथड्स हैं। अगर मैं 2 मेथड की बात, वैसे तो ज़्यादा मेथड्स हैं, SLM या WDV, मैं बाकी एन्युटी वगैरह मेथड की बात नहीं कर रही हूँ। अगर एक साल आपने स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगाया तो अगले साल भी आप यही मेथड अप्लाई करें। आप स्विच नहीं कर सकते हर साल कि एक साल ये कर दिया, अगले साल ये, अगले साल वो, अगले साल ये, इस तरीके से आप नहीं कर सकते। जो आप एक कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वो कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर आपको लगाना पड़ेगा। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में आपको चेंजेस करने हैं वो भी तब करें जब बहुत बहुत नेसेसरी हो, इम्पॉर्टेंट हो, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना पड़ेगा, तभी आप करें। लेकिन आप बैक टू बैक हर साल अपने जो भी ये चीज़ें हैं उसको चेंज नहीं कर सकते, अपने अकाउंटिंग मेथड को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि एक मैं मान लो कि उसकी बात करूँ, इन्वेंट्री की, स्टॉक वैल्यूएशन की। स्टॉक के मेथड होते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक साल आप लीफो लगा रहे हैं, अगले साल आप फीफो लगा रहे हैं, फिर आप लीफो पे आ गए, ऐसे नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज द मेथड, देयर शुड बी कंसिस्टेंसी इन द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको मेथड चेंज करना, तो आप कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन उसको क्लियरली क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, दैट इज़ मैंडेटरी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हमने क्या पढ़ा है आज, अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा, गैप, IFRS के बारे में, और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी। तो इसी तरीके से हम UGC नेट के और भी आपके लिए डिटेल्ड नोट्स लेके आ रहे हैं। कीप वॉचिंग। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप हमें लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम उसमें रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करें उसके डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।